नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हूं। बात करते अपन कोशिका के बारे में। कोशिकांग का अध्ययन कर रहे थे। तो इस क्लास के अंदर बात करते हैं अगला कोशिकांग लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकांग क्या होता है, संरचना कैसी होती है, खोज किसने की। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम है यह कोशिकांग एक प्रकार से, लाइसोसोम कोशिकांग एक प्रकार से जो गोल्जिकाय संरचना है, इस गोल्जिकाय संरचना से निर्मित होने वाली संरचना होती है। यानी कि गोल्जिकाय संरचना से निर्मित जो प्राथमिक वेसिकल संरचना थी, इन प्राथमिक वेसिकल संरचनाओं को ही लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द है, नाम से पता चल रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ग्रीक शब्द है, ग्रीकी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइसो प्लस सोमा। लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का अर्थ होता है पाचक या फिर पाचन। सोमा का अर्थ होता है काय, अर्थात ऐसे कोशिकांग जो पाचन का कार्य करते हैं या फिर पाचनकारी होते हैं, लाइसोसोम कोशिकांग कहलाते हैं। ये गोलाकार संरचना होती है, एकल झिल्लित कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले इसकी खोज लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डी डुवेने की। किसमें की? यकृत कोशिका में। यकृत कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार की एकल झिल्लित कोशिकांग या फिर गोलाकार संरचनाओं को देखा। इन एकल झिल्लित गोलाकार संरचनाओं को ही डी डुबे ने लाइसोसोम नाम दिया। क्लियर है? लाइसोसोम है, गोलाकार संरचना है, पाचककारी कोशिकांग है या फिर पाचन का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसको पाचककाय कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। जिसका निर्माण गोल्जिकाय से होता है, अर्थात गोल्जिकाय से निर्मित प्राथमिक वेसिकल्स बनते हैं। यही प्राथमिक वेसिकल्स ही लाइसोसोम्स के तरह या फिर लाइसोसोम्स के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। क्लियर है? खोज डी डुवेने की। फिर बात की जाती है इसके अन्य नाम। इस पाचककारी कोशिकांग को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? पहला नाम होता है आत्मघाती थैला। आत्मघाती थैला। दूसरा है एटम बम। क्या है? आत्मघाती थैला, एटम बम। और तीसरा है सफाई करता। क्लियर? स्लीपर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सफाई करने वाला कोशिकांग है वह है लाइसोसोम, जिसके कारण इस कोशिकांग को कोशिका का सफाई करता भी कहा जाता है। आत्मघाती थैला भी कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं, एटम बम क्यों कहते हैं? जब संरचना के बारे में बात करेंगे, संरचना का अध्ययन करेंगे, उसमें बताएंगे कि इसको आत्मघाती थैला और एटम बम क्यों कहा जाता है। क्लियर है? फिर बात की जाती है इसकी वितरण या फिर उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति। लाइसोसोम में समस्त जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में इनका अभाव पाया जाता है। पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। क्लियर है? अर्थात कि लाइसोसोम जो एकल झिल्लित कोशिकांग है वह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं इसकी संरचना। किसकी बात करते हैं? संरचना की बात करते हैं। संरचना किस प्रकार से होती है और इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, बात करते हैं संरचना के बारे में। संरचना गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। और इन गोलाकार होने के कारण या फिर पादप कोशिका, जंतु कोशिका है, जंतु कोशिकाओं में इनकी संरचना को एक प्रकार से गोलाकार रूप में ही पढ़ा जाता है। आकृति संरचना है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त निर्मित संरचना होती है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है।
ये गोलाकार संरचना, इस गोलाकार संरचना के अंदर ये गोलाकार रूपी संरचना है, इस गोलाकार रूपी संरचना के बाहरी ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का आवरण या फिर यह आवरण लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से निर्मित यह आवरण होता है। इस आवरण के द्वारा इस लाइसोसोम गोलाकार रूपी संरचना को घेरे रखा जाता है। फिर बात करते हैं इसी गोलाकार रूपी संरचना के अंदर, इसी गोलाकार रूपी संरचना के अंदर या फिर इस लाइपोप्रोटीन से निर्मित जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं और एक प्रकार से जल के साथ कार्य करते हैं, यानी कि जल अपघटन क्रियाओं को समापन करते हैं, जिस कारण इनको अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है, अम्लीय हाइड्रोलाइज एंजाइम कहा जाता है। अर्थात ये एंजाइम इस लाइसोसोम की संरचना को अम्लीय प्रकृति प्रदान करते हैं, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 6.5, इसको मेंटेन या फिर निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। एंजाइम्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं 40 प्रकार के होते हैं। अर्थात एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसमें सबसे अधिक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक एंजाइम्स कुल कोशिका के सबसे अधिक एंजाइम यानी कि 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन बात करें यहां पर सबसे अधिक प्रकार के, अर्थात सबसे अधिक प्रकार के एंजाइम इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा पाचन क्रिया का कार्य किया जाता है। किसका कार्य किया जाता है? अरे पाचन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ये एंजाइम्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर बात करते हैं कि लाइसोसोम संरचना है, गोलाकार रूपी संरचना है। इन गोलाकार रूपी संरचना के अंदर छोटी छोटी रिक्तिका भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है, और इस रिक्तिका के द्वारा या फिर इस रिक्तिका के अंदर कोशिका रस भरा रहता है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, इस लाइसोसोम में विशेष पाचनकारी एंजाइम्स का समावेशन या फिर विशेष एंजाइम्स या फिर पाचनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं और पाचक क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य किया जाता है। संरचना क्लियर है। फिर बात की जाती है कि लाइसोसोम संरचना है या फिर लाइसोसोम में संरचना कितने प्रकार की होती है या फिर लाइसोसोम्स के प्रकार कितने होते हैं। तो बात करते हैं लाइसोसोम्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार। देखो, लाइसोसोम संरचना मुख्यतः या फिर लाइसोसोम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निम्न प्रकार से होते हैं। देखना, फर्स्ट प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम क्या विशेषता होती है? अपने कहा कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, यानी कि गोल्जी काय की जो सिस्टर्नियां थी, इनके किनारे टूटने के पश्चात गोलाकार रूपी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन गोलाकार रूपी संरचनाओं को ही प्राथमिक वेसिकल्स कहा जाता है। गोल्जी काय से निर्मित प्राथमिक वेसिकल्स को ही प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है, या फिर छोटी वेसिकल संरचनाओं को ही प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। प्राथमिक लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं या फिर एंजाइम भरे रहते हैं वह निष्क्रिय रहते हैं। क्लियर है? कौन से एंजाइम्स? निष्क्रिय, यानी कि गोल्जी काय के
तुरंत निर्मित जो संरचना होती है वेसिकल्स, उनमें या उन निर्मित संरचनाओं को प्राथमिक लाइसोसोम्स कहा जाता है। और इनमें पाए जाने वाले एंजाइम्स हमेशा निष्क्रिय होते हैं, यानी कि कोई विशेष कार्य को संपन्न नहीं करते। फिर बात करते हैं सेकंड, द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से निर्मित लाइसोसोम द्वितीयक लाइसोसोम कहलाते हैं, या फिर इन लाइसोसोम्स का निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम से होता है। जब इससे इसका निर्माण होता है तो जो एंजाइम्स निष्क्रिय थे वह सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात द्वितीयक लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स हमेशा सक्रिय होते हैं और पाचन का कार्य करते हैं। अर्थात जो सक्रिय पाचनकारी एंजाइम होते हैं वह एंजाइम केवल द्वितीयक लाइसोसोम्स में ही पाए जाते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम्स में पाचककारी एंजाइम तो पाए जाते हैं लेकिन निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, सक्रिय अवस्था में केवल द्वितीयक लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? तीसरा होता है अपशिष्ट काय या फिर तृतीयक लाइसोसोम। अपशिष्ट काय देखना, द्वितीयक लाइसोसोम से पाचककारी यानी कि पाचन करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अर्थात द्वितीयक लाइसोसोम्स में एंजाइम्सों के द्वारा पाचन क्रिया संपन्न करने के पश्चात जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उस अपशिष्ट पदार्थ से निर्मित लाइसोसोम तृतीयक लाइसोसोम कहलाते हैं। अर्थात तृतीयक लाइसोसोम में केवल अपशिष्ट पदार्थ, तृतीयक लाइसोसोम में केवल अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? जो पाचककारी एंजाइमों के द्वारा पचित नहीं हो पाते या फिर इनका अपघटन नहीं हो पाता है, या फिर अपघटनकारी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जिस लाइसोसोम में पाए जाते हैं उस लाइसोसोम को तृतीयक लाइसोसोम या फिर अपशिष्ट काय के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है पाचनकारी एंजाइम्स है, ये पाचनकारी या फिर लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इस तृतीयक लाइसोसोम्स की झिल्ली को भेद कर अगर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, तो उस कोशिका के अंदर जल्द ही वृद्धावस्था या फिर जीर्णता आने लग जाती है। अपन देखते ना कि कुछ मनुष्य के अंदर कुछ समय पश्चात एक प्रकार से जल बुढ़ापा आने लग जाता था कि उसके अंदर तृतीयक लाइसोसोम्स के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ थी वह इस कोशिका द्रव्य के अंदर घुले जाते हैं और समस्त क्रियाओं को एक प्रकार से संदमित कर देते हैं, जिसके कारण इन कोशिकाओं में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं की दर धीमी हो जाती है और उन कोशिकाओं में वृद्धावस्था जल्द आने लग जाती है। फोर्थ होता है जिनको चतुर्थक लाइसोसोम कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली चतुर्थक नहीं होती, इनका नाम होता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी देखो क्या होता है। ऑटोफेगी क्यों कहते हैं? ये लाइसोसोम्स होते हैं। इन लाइसोसोम्स के अंदर स्वयं के कुछ कोशिकाएं जैसी संरचना, अल्प संरचना पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं की छोटी संरचना पाई जाती है, अल्प विकसित होते हैं। और ये लाइसोसोम्स होते हैं, यह मृत पदार्थों का भक्षण करते हैं, अर्थात मृत पदार्थों का भक्षण करने वाले
लाइसोसोम ऑटोफेगी लाइसोसोम कहलाते हैं। अर्थात एक प्रकार से इन कोशिकाओं के अंदर समस्त कोशिकाओं के अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ER के कुछ टुकड़े पाए जाते हैं और इनके अंदर इसका पाचन किया जाता है। अर्थात भोजन की कमी के दौरान यकृत कोशिकाओं में कुछ स्वयंभक्षी रसदानियों का निर्माण कर लिया जाता है और उन्हें रसदानियों के द्वारा शुष्क कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम्स के द्वारा कोशिका का स्वयं के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। इस क्रिया को ही ऑटोफेगी क्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वयं का भक्षण करना, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार से स्वयंभक्षी रसदानियों का निर्माण कर लिया जाता है और लाइसोसोम के द्वारा कोशिका स्वयं अपने पदार्थों का भक्षण करने लग जाती है। इसी कारण इनको आत्मघाती थैला कहा जाता है। आत्मघाती थैला कहा जाता है। आत्मघाती सुसाइडल वेग, स्वयं का मृत होना, अर्थात ये लाइसोसोम उस कोशिका के स्वयं के द्वारा पदार्थों का भक्षण करने लगे जाते हैं, इसकी वजह से इनको आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि जो तृतीयक लाइसोसोम्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनकी झिल्लियां टूट जाती है, स्वयं नष्ट हो जाती है और अवशिष्ट पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंदर फैल जाता है। इस क्रिया के कारण ही इस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है, यानी कि बम की तरह फटना। कब? जब अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा होना और अवशिष्ट पदार्थ कोशिका द्रव्य में निकलकर बुढ़ापा को जल्द प्रेरित करते हैं। तो ये लाइसोसोम्स के प्रकार होते हैं। चारों अलग अलग प्रकार के हैं, चारों का अलग अलग कार्य पाया जाता है, लेकिन सक्रिय एंजाइम्स केवल या फिर सक्रिय पाचककारी एंजाइम्स द्वितीयक लाइसोसोम्स में ही पाए जाते हैं। फिर बात की जाती है इनका रासायनिक संगठन कि लाइसोसोम्स होते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। बात करते हैं रासायनिक संगठन के अंदर कि रासायनिक संगठन के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। सीधी सी बात है कि इस लाइसोसोम्स के अंदर एक प्रकार से विशेष प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पाचककारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचनकारी एंजाइम से पाए जाते हैं। क्लियर है? शारीरिक संगठन हो गया या फिर रासायनिक संगठन हो गया। फिर बात करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं जल अपघटनकारी होते हैं, जल अपघटनकारी एंजाइम होते हैं। क्लियर है? इसका रासायनिक संगठन होता है और समस्त पाचन क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य कर दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं और उच्च स्तरीय एसिड फॉस्फेट की मात्रा भी पाई जाती है। ये इसका रासायनिक संगठन है। फिर बात की जाती है लाइसोसोम्स के मुख्य कार्य कि लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। क्लियर है? तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, कार्य। क्लियर है? सभी को पता होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है पाचनकारी एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? पाचनकारी। तो कौन सी क्रिया करेगा? पाचन क्रिया। तो सीधी सी बात है कि जो अंतर कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनका पाचन करेगा। अंतर कोशिकीय पदार्थ का पाचन। क्लियर है? यानी कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ही बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन अर्थात कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ अंदर समाकलित होते हैं उन पदार्थों का भी पाचन लाइसोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाइसोसोम संरचनाएं कोशिका झिल्ली होती है उसके ठीक या कोशिका झिल्ली पर ही पाए जाते हैं या कोशिका झिल्ली के पास में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही होता है जो कुछ बाह्य कण होते हैं उनका पाचन, बाह्य कणों का पाचन, कोशिका झिल्ली के द्वारा अंतर्ग्रहित करने वाले पदार्थों का पाचन या फिर उसको अपघटन लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। चौथा कार्य होता है निषेचन में सहायक। देखना कैसे होता है।
कि निषेचन के दौरान शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलते हैं। सीधी सी बात है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तभी निषेचन क्रिया संपन्न होगी। लेकिन जो अंडाणु संरचना होती है, अंडाणु संरचना होती है, मादा के द्वारा निर्मित होती है। इस अंडाणु के बाहरी ओर कुछ विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है। इस विशेष प्रकार के आवरण को गलाने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। जब तक यह बाहरी आवरण विगलित नहीं हो पाता तब तक या फिर ऐसा कहा जाता है कि अंडाणु के बाहरी ओर जो उत्तक पाए जाते हैं उनका विघटन होने के पश्चात ही शुक्राणु कोशिका अंडाणु के साथ संलग्नित होकर निषेचन क्रिया को संपन्न करती है। उसके साथ में होता है अगला कार्य कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन में सहायक कैसे होता है कि कोशिका विभाजन में सहायक कैसे होता है? कोशिका विभाजन क्रिया होती है या फिर कोशिका विभाजन का उत्तेजन या फिर प्रारंभन लाइसोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है। कोशिका विभाजन का प्रारंभन या उत्तेजन लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। और अगला कार्य है पादप के जो बीज होते हैं, पादप बीजों का अंकुरण। क्लियर है कि पादप कोशिका के अंदर पादप कोशिका के अंदर जो बीज होते हैं उनका अंकुरण यानी कि बीजों के बाहरी ओर जो आवरण पाया जाता है उसको या उन उत्तकों को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम अपनी विशेष प्रकार की क्रियाओं को निर्मित करते हैं और बीज का अंकुरण कर लिया जाता है। तो ये अपना टॉपिक लाइसोसोम कंप्लीट है। आगे के कोशिकाओं के बारे में अगली क्लास में बात करते हैं। ओके।